नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लूकोज स्प्लिट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसकी वजह से CO2 और H2O बनते हैं, और एटीपी जो होती है वो पूरी हीट की फॉर्म में ना निकल कर एटीपी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। बट हमें ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, C6H12O6। उसके अलावा इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर जो है ये जो प्रोसेस होता है इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। और इसमें दो एटीपी जो है वो नेट गेन होता है। नेट गेन यहाँ पर कितना एटीपी का है, 2 एटीपी का है, जिसमें से 4 एटीपी जो है बनते हैं। ठीक है, और उसके अलावा 2 एटीपी जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर खर्च होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो कितने एटीपी का है, 2 एटीपी का है, और 4 एटीपी का गेन है, तो इसकी वजह से 2 एटीपी बनते हैं। ओके, पूरा जो पाथवे है वो मैं डिटेल में बताऊंगा, जैसा कि मैं बताता हूं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो स्कीम दिया था किस किसने, एम्बेडन, मेयरहोफ और पारनास ने, इसलिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। गुस्टाव एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पारनास। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, उसमें क्रेब्स साइकिल और ईटीएस नहीं होते हैं। क्रेब्स साइकिल और ईटीएस ओनली एंड ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। इसका जो साइट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। इसमें ग्लूकोज जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन इसमें होता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको पता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। सुक्रोज की फॉर्म में होता है क्योंकि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, या फिर जो स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो जो सुक्रोज होता है वो एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसकी प्रेजेंस में ब्रेक होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये क्या करेगा, ब्रेक होगा, और स्टार्च जो होगा वो किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज में ब्रेक होगा। और ये सारे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, या फिर स्टार्च के टूटने से जो बना हुआ ग्लूकोज हो, वो सारे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलता है। और भी मैं साइट्स आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई सेल हो गया, जैसे कोई सेल हो गया यहाँ पर, और इस सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल के अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, बारी बारी से ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये ओनली कब एंटर करेंगे, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ही यहाँ पर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जाएंगे। और मैट्रिक्स के अंदर चलेगा लिंक रिएक्शन और उसके अलावा क्रेब्स साइकिल, उसके अलावा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई।
और उसके अलावा ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा इज सिंगुलर एंड क्रिस्टा इज प्लूरल। ओके। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोल देंगे पीएमएस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पर क्या होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। F0 F1 पार्टिकल जैसा कि CF0 CF1 पार्टिकल हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़े थे, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन को रिजल्ट करेंगे और ये फॉस्फोराइलेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर एंटर करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर एंटर करते हैं। तो ये हमने साइट्स का पता लगा लिया कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, और मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ लिंक रिएक्शन एज वेल एज क्रेब्स साइकिल। और उसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पर चलेगा ईटीएस। अब ईटीएस और ये सारा क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इससे पहले मैं दो टर्म्स आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एडीपी का, यूजुअली बायोलॉजी में हम एडीपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ना, वो क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम दो प्रकार के फॉस्फोराइलेशंस पढ़ते हैं। एक तो होता है यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एसएलपी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एसएलपी में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है वो खुद अपना फॉस्फेट देता है, और फॉस्फेट को, उसके फॉस्फेट को कौन रिसीव करता है, एडीपी। और उसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टेप में हम पढ़ेंगे, जैसे पीईपी है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने क्या दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसने रिसीव किया, एडीपी ने रिसीव किया। और इसकी वजह से क्या बन गया, एटीपी बन गया। तो ये सबस्ट्रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन था, पीईपी। पीईपी ने खुद का फॉस्फेट निकाला, उसको एडीपी ने रिसीव किया, एटीपी बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके। अब देखिए, जो एटीपी, एटीपी किस बनता, किससे, एडीपी प्लस पीआई से बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। ठीक है। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है थ्रू ईटीएस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है। ये कैसे होता है ये हमें आगे समझ में आएगा पूरा। अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है पायरुविक एसिड के बनेंगे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है। और किस तरह से यहाँ पर ये जो सुक्रोज है, ये इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, और ये अल्टीमेटली जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अभी मैं डिटेल में आपको इस ग्लाइकोलाइसिस को समझा देता हूँ, किस तरह से इसको याद रखना है, किस तरह से एंजाइम्स याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी की थ्योरी की। ओके। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 स्टेप रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन होता है। ओके। 10 स्टेप का ये रिएक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें से फर्स्ट, थर्ड और 10th जो रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, ऑक्सीडेशन जो स्टेप होता है वो 6th होता है। छठे नंबर का जो रिएक्शन है वहीं पर ओनली ऑक्सीडेशन होता है। इसमें दो स्टेप्स जो होते हैं वो एसएलपी के होते हैं, और ये दो स्टेप कौन से हैं, 7th एंड 10th। ये क्या होते हैं, एसएलपी के होते हैं। एसएलपी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसमें सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट देता है, और उसको कौन रिसीव करता है, एडीपी, और उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, मतलब कार्बन की कमी
नहीं होती है, कोई भी सबस्ट्रेट अपना कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में रिलीज नहीं करता है। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। 10 स्टेप रिएक्शन होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है। आप ऐसे लिख लो इसको, जी जी एफ एफ डी पी और 5 बार पी, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जी जी एफ एफ डी पी हमें याद रखना है। ओके, एंजाइम्स का जो निमोनिक्स है वो क्या है? हाई पेड पीएम ईपी गया। ईपी कोई जगह है ना, बहुत खर्चीला पीएम है, वो ईपी गया। ठीक है, ईपी कोई भी इंटरटेनमेंट पैराडाइज मान लो, तो वहां पर ये पीएम गए। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज। ये फर्स्ट जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, बिस और बाई में आपको अंतर पता होना चाहिए। बिस मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल के अलग अलग कार्बन्स पर अगर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो उसके लिए बिस हम टर्म यूज करते हैं। एक ही कार्बन पर अगर फॉस्फेट जुड़े हुए हैं दो, तो उसके लिए बाई या फिर डाई टर्म यूज करते हैं। ओके, ये हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहां पर हो गया 3PgAl और यहां पर हो गया 1,3 बिस पीजीए। ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर हो गया 3PgA और उसके अलावा ये हो गया 2PgA और फिर आ जाएगा यहाँ पर 2PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ये क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड हो गया। ओके, चलिए, तो ये हमने यहाँ पर इसके निमोनिक्स है GGFF DP और 5 बार पी हमें लिखना है और ये हमें अरेंज कर देना है। आपको पता है कौन कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल था? 1 3rd एंड 10th। तो यहाँ पर 1 3rd और ये 10th जो रिएक्शन है ये क्या है? इरिवर्सिबल है और बाकी सारे रिएक्शंस क्या है? रिवर्सिबल है। ओके, चलिए, तो क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई इसको रटना ही है, इसको बहुत अच्छे से हमें समझना भी है ताकि हम इसको कि कैसे जो है फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से इसमें रिएक्शंस हुए हैं, वो सारे हमें जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसमें क्या आया है? इसके 6 नंबर पर फॉस्फेट आया है। ठीक है, ग्लूकोज के 6 नंबर पर फॉस्फेट आया है। अच्छा, फॉस्फेट आया है मतलब ग्लूकोज ने अपना फॉस्फेट दिया है या फिर ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आया है? ऑब्वियसली ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आया है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को फॉस्फेट कौन देगा? एटीपी देगा। तो यहां पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नाउ दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिसीव्ड बाय ग्लूकोज और ये कौन से नंबर पर जुड़ गया? इसके 6th नंबर पर जुड़ गया। कौन से नंबर पर जुड़ गया? 6th नंबर पर जुड़ गया। एक बार हम इसका रिएक्शन देख लेते इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ये इस तरह का होता है। ठीक है, हमने बायोमोलिक्यूल में इसको पढ़ा है, एच ओ एच एच ओ एच। ठीक है, ओ एच एच, उसके अलावा एच ओ एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये CH2OH हो गया। उसके अलावा यहाँ पर फॉस्फेट जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये कौन से नंबर पर जुड़ा है? इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th कार्बन पर। ठीक है, तो 6th कार्बन पर जाकर यहाँ पर फॉस्फेट एक जुड़ गया, ये वाला 6th कार्बन पर। ओके, ये 6 कार्बन पर जुड़ गया। अब देखिए फर्दर यहाँ पर क्या बना है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जुड़ा है, बना है। अच्छा, हम एंजाइम जो है उसको भी या तो हम लास्ट में इसको ले लेंगे। ठीक है, एंजाइम्स को हाई पेड पीएम ईपी गया। ठीक है, इसको हम बाद में ले लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस हुआ है उसमें क्या हुआ है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना है? फ्रक्टोज
सिक्स फॉस्फेट मतलब इसका आइसोमर बना है। अब ये आइसोमर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसके पास एक ही एक्टिव साइट होती है कि वो फॉस्फेट को जोड़ सके। फॉस्फेट को एक ही एक्टिव साइट पर ग्लूकोज पर जोड़ा जा सकता है। तो इसका आइसोमर बना जिसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है। और फ्रक्टोज सिक्स वन सिक्स सॉरी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट यहां पर बना। ठीक है। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा। ये CH2OH हो गया, यहाँ पर ये OH हो गया। ठीक है। ये H हो गया, यहाँ पर OH हो गया। ये OH हो गया, यहाँ पर H हो गया। ये OH हो गया, यहाँ पर CH2OH हो गया। अभी फ्रक्टोज के कौन से नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है? सिक्स नंबर पर ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके पास एक और एक्टिव साइट है, ये फर्स्ट नंबर पर। इसका नंबरिंग हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स नंबर भी इसका 1 नंबर भी इसका फ्री है कि वो क्या कर सके, फॉस्फेट को जोड़ सके। इसलिए इसका आइसोमर बनाने की जरूरत पड़ी है। ये इसका बेसिक है। ओके। तो फ्रक्टोज के 1 नंबर पर भी क्या आया, फॉस्फेट आया यहाँ पर। ठीक है। तो इसको फॉस्फेट कौन देगा? वापस एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी यहां पर टूटा, क्या बना? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसने रिसीव कर लिया? ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ने। और इसके एक नंबर पर जाकर ये फॉस्फेट जुड़ गया। ओके। चलिए, यहां तक का जो रिएक्शन होता है, यहां तक का जो रिएक्शन होता है, इसमें कितने एटीपी खर्च हो गए हमारे? दो एटीपी खर्च हो गए। ओके। अब देखिए, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एल्डोलेज। अब ये एंजाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या करता है? इट इज लाइक ए हैमर, हथौड़े की तरह होता है। जो कि क्योंकि आपको पता है ये 6 कार्बन वाला है, ये भी फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट भी 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, और ग्लूकोज भी 6 कार्बन वाला था। ठीक है। तो ये क्या करता है कि DHAP 3 कार्बन वाला है और PGL 3 कार्बन वाला है। तो एक एक मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक कर देता है कौन? एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे इसका एक मॉलिक्यूल है और इसका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो ये क्या करता है यहां पर, जैसे इसमें DHAP जो है ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। ठीक है। और कीटोन जो है, ऑक्सीडेशन जो होगा इनका, इनके ऑक्सीडेशन से एसिड नहीं बन पाता है। और हमें बनाना क्या है? एसिड बनाना है। तो इसके लिए इस DHAP को वापस एसिड में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, है ना? तो कहीं ना कहीं इसका एक मॉलिक्यूल थ्री DHAP का एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 PGL का ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल यहां पर है। तो 3 PGL के कितने मॉलिक्यूल हो गए? दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहां पर ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी तक ये जो मॉलिक्यूल्स थे, यहां तक जो मॉलिक्यूल्स थे, ये कितने चल रहे थे? वन मॉलिक्यूल चल रहे थे। ठीक है। और ये जो प्रोसेस था ये क्या था? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज था। ये क्या था? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज था। ठीक है। हर एक जो मॉलिक्यूल था, हर एक कोई भी मॉलिक्यूल था तो उसका एक ही मॉलिक्यूल हमने लिया था। ठीक है। यहां से हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है। 3 PGL से हम दो मॉलिक्यूल्स इसके ले रहे हैं। ओके। अब दो मॉलिक्यूल्स सारे चलेंगे, सबके दो मॉलिक्यूल्स यहां पर चलेंगे। अच्छा, 3 PGL में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों हुई DHAP को? क्योंकि DHAP एक कीटोन है और कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड नहीं बनता है। इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत हुई? 3 PGL में कन्वर्ट करने की, या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की जरूरत हुई। ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ये भी रिवर्सिबल होगा। ये भी कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। और इसकी वजह से, सॉरी, 3 PGL जो है, 3 PGL से नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या बन रहा है? 1,3-PGA, मतलब एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड्स बनते हैं। अब ऑक्सीडेशन करवाने का दो तरीका है, या तो मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं या फिर हाइड्रोजन हटा दूं। इसके कितने मॉलिक्यूल्स है? दो मॉलिक्यूल्स है।
हर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, 2H प्लस रिलीज करेगा। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, 3PGL का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये 2H प्लस हर एक 3PGL के मॉलिक्यूल ने रिलीज किए हैं, तो इसको 2NAD प्लस जो होंगे वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, और ये क्या बना लेंगे, 2NADH डॉट या फिर प्लस 2H प्लस बना लेंगे। ओके, अच्छा ये समझ में आया कि भाई टू, इसको हमने कैसे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल NAD प्लस था, NAD प्लस था, इसने 2H प्लस रिसीव किए। ठीक है, तो ये क्या बना, NADH प्लस H प्लस बना। ठीक है, फिर दूसरा NAD मॉलिक्यूल था, NAD प्लस मॉलिक्यूल था, उसने भी 2H प्लस रिसीव किए, क्या बने, NADH प्लस H प्लस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, NADH प्लस H प्लस और NADH प्लस H प्लस को, तो मैं क्या इनको 2NADH प्लस 2H प्लस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऐसे ये बना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ये तो ऑक्सीडेशन तो हमने करवा दिया। अब क्या हुआ है यहाँ पर, जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक, मतलब फॉस्फेट आ रहा है एक मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर ये फॉस्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसमें जुड़ेंगे, जिसको जो HPO4 है वो यहाँ पर देता है। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें क्या हुआ है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं। अब वो समय आ गया है जब हमने कितने का खर्चा किया था, 2 ATP का यहाँ पर खर्चा किया था एनर्जी कंज्यूमिंग में। ठीक है, एक एटीपी कहाँ लगा था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरा एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। तो मुझे बताइए, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, 1,3 बाई 20 PGA के, तो हर एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट रिलीज करेगा, तो कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किए, दो। इनको कौन रिसीव कर लेगा, दो एडीपी रिसीव कर लेंगे। दो एडीपी रिसीव कर लेंगे तो क्या बने, यहाँ पर दो एटीपी बने। अभी हम, हमारा जो नेट गेन है वो 0 हो गया, क्योंकि दो एटीपी हम खर्च करके आए हैं ऊपर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3PGA टू 2PGA बना, 3PGA टू 2PGA यहाँ पर बना। अभी एंजाइम्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, वैसे ही इतना ये लेंदी हो जाता है, बट स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें फॉस्फेट कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फॉस्फेट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। पहले ये 3 नंबर पर था, अब ये कहां पर आ गया है, 2 नंबर पर आ गया है। ठीक है, अच्छा, इसका भी रीजन बता देता हूं यहाँ पर कि 3PGA से 2PGA क्यों बना है। क्योंकि 3PGA का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OH, है ना, H, और उसके अलावा CH2O, और यहाँ पर होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट अभी कौन से नंबर पर है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका नंबरिंग कर लो, इसका नंबरिंग अगर हम करते हैं तो वो कौन से नंबर पर है, 1, 2 और 3 नंबर पर है। ठीक है, एक स्टेप मैं आगे वाला बता देता हूं पहले, कि 2PGA से जब पीईपी बनता है, 2PGA से जब पीईपी बनता है, तो हर 2PGA का मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, तो यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो देखिए, जब 3 नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाटर यहां से क्या नहीं हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहां शिफ्ट किया जाएगा, इस फॉस्फेट को कहां शिफ्ट किया जाएगा, इस दूसरे नंबर पर। ओके, इस दूसरे नंबर पर क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, और इस OH को कहां पर, फॉस्फेट की जगह लाया जाएगा। तो ये तो था 3PGA, और इससे क्या बना, 2PGA। अब 2PGA में क्या कंडीशन रहेगी, पी सॉरी COP। ठीक है, और उसके अलावा H, इसके अलावा CH2OH।
अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल से रिलीज करवा सकते हैं। तो ये क्या बना, 2 PGA बना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल से एक H2O, तो दो मॉलिक्यूल हम ऑलरेडी जानते हैं कि हर एक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर दो H2O निकल जाएंगे। ओके। अब देखिए लास्ट स्टेप जो होता है, जो कि इरिवर्सिबल है, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है, वो क्या करेगा, पीईपी के एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट है, तो दो मॉलिक्यूल्स कितने फॉस्फेट रिलीज करेंगे, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनको कौन रिसीव कर लेगा, दो एडीपी मॉलिक्यूल्स रिसीव कर लेंगे, और दो एडीपी जब इनको रिसीव करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दो एटीपी बनेंगे, दो एटीपी यहाँ पर बनेंगे। तो टोटल जो गेन हुआ है एटीपी का, वो दो एटीपी यहाँ पर और दो एटीपी यहाँ पर। तो टोटल एटीपी का गेन जो हुआ है वो कितना हुआ है, 4 एटीपी का हुआ है। ठीक है। तो इस जो सेकंड हाफ प्रोसेस होता है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज भी हम बोल सकते हैं। ऊपर वाली कौन सी थी, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज थी। क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर दो एटीपी लगे थे, और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है क्योंकि यहाँ पर 4 एटीपी बने हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर काम आता है हाई पेड पीएम, ईपी गया। ठीक है। तो हाई फॉर, एच फॉर हेक्सोकाइनेज, क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। दूसरा होता है आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर हैं, और ये हेक्सो शुगर है। ठीक है। और इनमें फॉस्फेट है, तो इसको हम फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज भी बोल सकते हैं। तीसरा जो होता है वो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। और ये क्या होता है, पेस मेकर एंजाइम होता है। ठीक है। ये क्या होता है, पेस मेकर एंजाइम होता है। ठीक है। हालांकि रिएक्शन कंट्रोल कौन कौन कर रहे थे, कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से थे, 1, 3 एंड 10 था, बट मेन कौन सा होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। ठीक है। क्योंकि यही क्या, ये सबसे स्लोवेस्ट होता है, ये क्या होता है, सबसे स्लोवेस्ट होता है, और यही रेट डिटरमाइन करने का काम करता है। ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। ओके, तो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया। जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को डीएचएपी और 3 पीजीएल में कन्वर्ट करवाने का काम जो करेगा, वो होता है ए फॉर एल्डोलेज। कौन सा होता है, एल्डोलेज। ओके। ये ट्रायोज शुगर्स हैं, और इनके ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा आएगा, आइसोमरेज। ओके। अब देखिए इसमें जो है क्या भी हुआ है, डीहाइड्रोजनेशन भी हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम आता है, डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा आएगा यहाँ पर, डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर क्या हुआ है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसमें फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर होता है फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर कौन सा होता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3 PGA to 2 PGA बना है, तो कहीं ना कहीं ये म्यूटेशन जैसा लग रहा है ना, अपनी जो पोजीशन है फोस्फेट की वो म्यूटेट कर ली है। तो यहाँ पर एंजाइम जो काम आएगा वो कौन सा आएगा, म्यूटेज। ओके। जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम काम आता है इनोलेज। ठीक है। अब ये निमोनिक्स देखते चलना। ठीक है, ये म्यूटेज था और ये इनोलेज है, और लास्ट वाला जो बचा है पी, वो रिप्रेजेंट करता है पाइरुवेट काइनेज को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पाइरुवेट काइनेज को। ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी है। अब जो NADH प्लस H प्लस प्रोसेस कौन से प्रोसेस में बना है, तो वो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस वाले प्रोसेस में बना है जिसमें 3 PGA 3 PGL से 1,3 bis PGA बना है। ओके।
एटीपी कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। एटीपी कहाँ कहाँ बना है ये भी याद रखना है हमें, 1,3 पीजीए टू 3 पीजीए और उसके अलावा पीईपी 2 पीईपी टू पायरुविक एसिड जब बना है तब यहाँ पर क्या बना था, एटीपी बना है। ओके, अब एनसीईआरटी की थ्योरी इससे आपको समझ में आ ही जाएगी, जैसा कि हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, एक बार इसका जो थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। पायरुविक एसिड बना, प्लांट्स में ग्लूकोज जो है वो किससे डिराइव होता है, सुक्रोज से डिराइव होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ये मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सुक्रोज। ठीक है, और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, या फिर हमसे पूछ सकता है कि स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज आपको पता है इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो जो है मोनोसेकेराइड्स हैं जो एंटर करते हैं। अगर सुक्रोज को एंटर करना है, सॉरी फ्रक्टोज को एंटर करना है, तो फ्रक्टोज यहाँ पर एंटर करेगा, फ्रक्टोज यहाँ पर एंटर करेगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एटीपी का खर्चा होगा, एक एटीपी का यहाँ पर क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, एक एटीपी यहाँ पर लगेगा, एडीपी टू। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन रिसीव कर लेगा, फ्रक्टोज, और इससे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ऐसे ये एंट्री होती है इसकी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase। यहाँ पर भी hexokinase एंजाइम काम आएगा जब फ्रक्टोज का यूज कर रहे हैं तो। this phosphorylated form of glucose then isomerizes to form fructose 6 phosphate, है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वो बना था इसमें। और जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है उनकी जो मेटाबॉलिज्म की स्टेप है वो सेम है। ठीक है, उसमें भी एक एटीपी का खर्चा है, इसमें भी एक एटीपी का खर्चा है। और ये फिगर हमें दिया हुआ था जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर 3 पीजीएल मैंने लिखा था इसको, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये डीएचएपी यहाँ पर बना था। उसके अलावा ट्राइओस फॉस्फेट बने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर बना था यहाँ पर एटीपी लगा था, एडीपी एटीपी बना था और ट्रायोस फॉस्फेट बने। ठीक है, 3 कार्बन वाले फॉस्फेट, तो वो क्या होंगे, 3 पीजीए, 3 पीजीए से 2 पीजीए, 2 पीजीए से पीईपी और पीईपी से पायरुविक एसिड। ये ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो चेन ऑफ 10 रिएक्शन ये होता है, 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। वैसे तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार एनसीईआरटी की कोई लाइन न रह जाए। 10 रिएक्शंस का ये प्रोसेस है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, हाई पेड पीएम ईपी। ओके, और इससे पायरुवेट बना था ग्लूकोज से। अब देखिए जो भी स्टेप है ना, इसमें आपको पता है कि या तो एटीपी खर्च हुआ था या फिर बना था। ठीक है, और उसके अलावा एनएडीएच प्लस एच प्लस भी बना, एनएडीएच प्लस एच प्लस भी बना। कौन सी स्टेप में बना था ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, 3 पीजीएल टू 1,3 बिस पीजीए जब बना। ठीक है, और इसके अलावा और देख लो यहाँ पर कि एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप्स। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट स्टेप में हुआ था। और उसके अलावा जो थर्ड स्टेप में हुआ था जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जब बना था। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो होता है वो डीएचएपी और 3 पीजीएल या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में टूट जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर वन स्टेप ऐसा भी होता है जहां पर एनएडीएच प्लस एच प्लस का भी फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, एनएडी प्लस से होता है। ठीक है, कब होता है, जब 3 पीजीएल से 1,3 बिस
फॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसरिक एसिड बनता है तब। ओके, टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट। अब ये रेडॉक्स इक्विवेलेंट क्या है? यहाँ पर रेडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब होता है हाइड्रोजन। एक H प्लस इज इक्वल टू वन रेडॉक्स इक्विवेलेंट। वन H प्लस इज इक्वल टू वन रेडॉक्स इक्विवेलेंट। ओके, तो टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। मतलब हर मॉलिक्यूल ने यहां पर इस स्टेप में दो रेडॉक्स इक्विवेलेंट जो है वो क्या किए थे, रिलीज किए थे। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ 3PgL ने कितने रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिलीज किए? चार रेडॉक्स इक्विवेलेंट। बट यहां पर एक के बारे में हमें समझाया हुआ है कि टू रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PgAl, one molecule of 3PgL and transferred to a molecule of NAD+. PgAl जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसने क्या किए थे, हाइड्रोजन रिलीज किए थे, एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल्स ने लिए थे और ये कन्वर्ट हो गया था 1,3 डिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये जो कन्वर्जन होता है, द कन्वर्जन ऑफ 1,3 बाई डिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process। यहां पर भी कितना, एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी बन रहा था, मतलब दो मॉलिक्यूल से दो एटीपी बन रहे थे। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब जो एक और प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, जब पैप से पायरुविक एसिड बनता है। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है हमसे कि can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized? ओके, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एटीपी के डायरेक्टली बन रहे हैं इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपको पता है डायरेक्टली कितने बन रहे हैं, नेट गेन नहीं पूछा है, इसमें ओनली फॉर्मेशन पूछा है, तो चार एटीपी जो है वो डायरेक्टली बनते हैं। अब देखिए पायरुविक एसिड जो होता है, अब पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, वो सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है और उसके अलावा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपसे पूछा जाता है कि की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड। ठीक है, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? फेट मतलब होता है इसका भविष्य या फिर इसकी किस्मत क्या होगी। ये किस पर डिपेंड करता है, सेल्यूलर नीड पर डिपेंड करता है। सेल की नीड क्या है? थ्री मेजर वेज होते हैं, ठीक है, जिसमें पायरुविक एसिड इन प्रोसेसेस में एंटर कर सकता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस से बना है। या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में गया तो उसमें वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां पर चलेगा क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। अगर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में गया तो वहां पर किसी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होगी। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, जैसे यीस्ट में हो गया। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज का करना है और वो CO2 और H2O में करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, क्रेब्स साइकिल की जरूरत होगी, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसके लिए किसकी जरूरत होगी, O2 सप्लाई की भी मस्ट, O2 सप्लाईज मस्ट नीडेड। तो इट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस।